हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश पे करेंगे। उसके बाद जो मौर्यत्र वंश है, यानी कि मौर्य वंश और गुप्त काल के बीच में जो वंश आए थे, छोटे छोटे जो भी थे, वो सारे वंश जो है हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन भी देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ओके, और मौर्य वंश या मौर्य साम्राज्य जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अशोक से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, स्पेशली उनके जो अभिलेख हुए या जो शिलालेख हुए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अलावा जो भी बच्चे हरियाणा सीईटी की तैयारी कर रही हैं, अगर वो अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं तो अपनी तैयारी चेक करने के लिए अगर मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं तो परीक्षा ऐप पर जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है। इन मॉक टेस्ट को लेने के लिए आप हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं। कोड है टॉपर्स50। अगर आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको मॉक टेस्ट पे 50% का ऑफ मिल जाएगा। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड हो, लेना चाहे, ले सकता है। ठीक, चलिए आज हम पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मौर्य साम्राज्य से पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, यानी कि संस्थापक कौन था इस साम्राज्य का। तो संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। कैसे हुई थी स्थापना? जो नंद वंश था उनके जो आखिरी राजा हुए कौन थे? महापद्मानंद। उनको हराकर, ठीक है, उसको हराकर जो थी मौर्य साम्राज्य की, सॉरी महापद्मानंद ने तो नंदवंश की स्थापना की थी। ठीक है, वो तो संस्थापक थे। सॉरी, धनानंद थे नंदवंश के जो आखिरी शासक थे, धनानंद। इनको हराकर जो थी चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। फिर पूछा जाता है कि धनानंद को हराने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी चाणक्य ने। चाणक्य के अलग अलग नाम से एक क्वेश्चन आता है, तो इनका अलग अलग नाम क्या था? विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य। इन नामों से जो है इनको जाना जाता है। ठीक है, इनके अलावा अर्थशास्त्र पूछा जाता है कि किसने लिखी है? तो चाणक्य ने लिखी है, जिसका संबंध किससे है? राजनीति से है। ठीक, तो ये चीज़ें इसमें याद रखिएगा। ठीक, चंद्रगुप्त जो था ये मगध की गद्दी पर बैठा था 322 या 23 आपको मिलेगा जगह जगह पे। तो 322 बीसी या 323 ईसा पूर्व जो थे चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर बैठे थे। एक क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त किस धर्म के अनुयायी थे? तो चंद्रगुप्त थे जैन धर्म के अनुयायी। सारे पॉइंट्स अभी क्लियर करेंगे। ये सिर्फ मेन पॉइंट्स मैं वो बता रही हूँ जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में हम आगे इसमें पढ़ेंगे इसके बारे में। इसके अलावा इनका पूछा जाता है कि इनका जो निधन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो श्रवण बेलगोला में जो थी चंद्रगुप्त मौर्य की डेथ हुई थी। ठीक, सेल्यूकस निकेटर जो यूनानी था उसको भी जो था चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। और सेल्यूकस निकेटर ने क्या किया था? फिर जो अपनी पुत्र थी हेलेना, उनकी शादी जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी थी। और युद्ध के अनुसार जो थी कुछ संधि हुई थी, जिसके तहत 4 जो प्रांत थे वो सेल्यूकस निकेटर ने जो थे चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दे दिए थे। फिर एक और क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की जो शिक्षा थी वो किससे ली थी? तो भद्रबाहु से जो थी इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो एक क्वेश्चन ये देखने को मिलता है। एक और आता है मैगस्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। सेल्यूकस निकेटर का वो राजदूत था। इनकी बुक पूछी जाती है कौन सी थी? तो इंडिका जो थी मैगस्थनीज की बुक थी। ठीक है, तो बस ये मेन थे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आता है, चंद्रगुप्त का दूसरा नाम क्या था? तो सेंड्रोकोटस, इस नाम से जो है किसको पुकारा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। और ऐसा किसने कहा था इन्हें? ये जो यूनानी थे उन्होंने जो था चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा था? सेंड्रोकोटस, यानी कि ये जो अन्य नाम था इनका वो सेंड्रोकोटस था। यूनानी में अगर बात करूं तो स्ट्रैबो था, एरियन था, क्या कौन था? जस्टिन था, प्लूटार्क। इन सब ने जो था चंद्रगुप्त का नाम क्या माना है? सेंड्रोकोटस माना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं अभी। चलिए देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें तो इनका जो शासन रहा वो रहा 323 बीसी से लेकर 298 बीसी तक। ये मौर्य वंश का पहला शासक था और यूनानी शासकों ने इसे सेंड्रोकोटस जो था कहा था। चाणक्य की मदद से धनानंद की हत्या करके 25 वर्ष की आयु में ये मगध का शासक बन गया। ठीक है,
उसके बाद देखिए, यह भारत का पहला प्रथम चक्रवर्तीय सम्राट था। वैसे भारत का पहला सम्राट धनानंद था, लेकिन चक्रवर्तीय सम्राट किसको कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील और गिरसार पर्वत का जो निर्माण भी था करवाया था। ये गुजरात के सौराष्ट्र में गिरसार पर्वत, ठीक है। 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर जो है आक्रमण करता है। उसके बाद इस आक्रमण के तहत एक संधि होती है, ठीक है, जिसके तहत क्या किया गया था? जो 4 प्रांत थे, काबुल, कंधार, हेराट और जेडोसिया, ये किसको मिल गए थे? ये मिल गए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। हेलेना से शादी हुई, ये सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के राजदूत कौन आए थे? मैक्सथनीज आए थे, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी जो थे उपहार में दिए थे। 300 एडी में जो थी इसने पाटलिपुत्र में, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने जो थी पाटलिपुत्र में जैन महासंगीति का आयोजन करवाया, जिसमें जैन धर्म 2 भागों में बट गया। तो ये क्वेश्चन आता है, किसके शासनकाल में जैन धर्म 2 भागों में बट गया था? श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। 300 एडी में ही ये भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला चले गए। जो मैंने आपको बताया कि पूछा जाता है कि इन्होंने जैन धर्म की जो दीक्षा थी वो किससे ली थी? तो भद्रबाहु से ही ली थी। उसके साथ फिर ये कहां पर चले गए थे? श्रवणबेलगोला में जो थे चले गए थे। और 298 एडी में संलेखना और संचारा के कारण जो थी चंद्रगुप्त की क्या हो गई? मृत्यु जो थी हो गई थी, ठीक है। ओके, तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। मेन मैंने जो आपको बताए हैं वो याद रखिए कि ये चीज़ें जो हैं पूछी जा सकती हैं, ठीक। चलिए जी, उसके बाद इनका जो उत्तराधिकारी था, मीन्स इनका जो बेटा हुआ वो वो गद्दी पर बैठा, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकार कौन हुआ था? बिंदुसार। 298 ईसा पूर्व में जो था बिंदुसार राजगद्दी पर जो था बैठा था, ठीक है। बिंदुसार को और किस नाम से जाना जाता है? अमित्रघात के नाम से भी जो है इनको जाना जाता है। अमित्रघात का मतलब क्या है? शत्रु विनाशक। तो बिंदुसार को जो है शत्रु विनाशक के नाम से, अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। बिंदुसार की अगर मैं बात करूं तो बिंदुसार आजीविक संप्रदाय जो था उसका अनुयायी था, आजीविक संप्रदाय का। अब याद रखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म इन्होंने अपनाया था, बिंदुसार ने आजीविक संप्रदाय। उसके बाद जो अशोक हुए बिंदुसार के पुत्र, उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म को, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप इसमें याद रखिएगा, ठीक, ओके। और इसी के शासनकाल में जो है एक राजदूत भी भारत आया था जिसका नाम था डाइमेकस। तो ये पूछा जाता है। वैसे तो देखो दो मेनली जो 2 आते हैं, एक मैक्सथनीज पूछा जाता है और एक फायान पूछा जाता है, ठीक है। सॉरी, हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन। लेकिन कभी कभी डाइमेकस भी जो है पूछ लिया जाता है कि कब आया था, तो ये बिंदुसार के शासनकाल में आया था। और ये भेजा किसने था? सीरियन नरेश थे एस्टियोकस, इसने जो था बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नाम की एक राजदूत को भेजा था, ठीक है। और इसे ही जो है मैगस्थनीज का क्या माना गया है? उत्तराधिकारी भी माना गया है। जैन धर्म में बिंदुसार को क्या नाम दिया गया है? सिंहसेन का नाम जो है जैन धर्म में बिंदुसार को क्या कहा गया है? सिंहसेन जो है कहा गया है, ठीक। बिंदुसार के शासनकाल में जो 2 विद्रोह हुए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो 2 विद्रोह का वर्णन है, ठीक है। 2 विद्रोह हुए और इन विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले बिंदुसार ने किसको भेजा था? जो इनका बेटा था सुशीम, उसको जो था पहले भेजा था। बाद में अशोक को जो था उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था, ठीक है, ओके। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, इसे सिंहसेन और अमित्रघात भी कहा जाता है। 298 बीसी से लेकर 272 बीसी तक इनका काल रहा। इनकी 16 पत्नियां थी, जिसमें सबसे प्रिय धर्मा यानी कि सुभद्रांगी थी, जिनका पुत्र था, धर्मा का ही पुत्र था अशोक। इसके 101 जो थे पुत्र थे और बड़ा बेटा था इनमें सुशील। अशोक ने जो थी 99 भाइयों की, यानी कि 99 भाइयों की हत्या करके अशोक जो था मगध की गद्दी पर बैठा, राजगद्दी पर जो था बैठा था। देखिए, केवल 30 को छोड़कर 99 भाइयों की इन्होंने हत्या कर दी थी, सिर्फ 30 को जो था इन्होंने नहीं मारा था, ठीक है। बाकी सुशीम को भी जो है अशोक नहीं मारा था। तक्षशिला ये वही है
सुशीम जो था ये तक्षशिला का राज्यपाल था और अशोक जो था उज्जैन का राज्यपाल था। तो फिर बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में एक कीचक का जो है विद्रोह हुआ, जिसके लिए पहले बिंदुसार ने किसको भेजा था? सुशीम को भेजा। उसके बाद अशोक को जो था इन्होंने भेजा था उस विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है, उस विद्रोह को दबाने के लिए किसको भेजा था? अशोक को। ठीक है, उसके बाद बिंदुसार के दरबार में 2 विदेशी राजदूत आए थे। एक थे डायमेकस जो कि सीरिया से था और दूसरा भी था डायनोसिस, ये मिस्र से आया था। ठीक है, 272 बीसी में क्या होगी? बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी। अशोक को राधा मुक्त की मदद से अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध का जो था अगला शासक अशोक बन गया था। ठीक है, अब 272 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है और अशोक कब गद्दी पर बैठता है? 269 बीसी में बैठता है। तो अशोक के बारे में पढ़ते हैं अभी। देखिए, बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी हुआ वो हुआ अशोक महान। महान अशोक के नाम से जाना जाता है। 269 बीसी में जो है ये मगध की राजगद्दी पर बैठता है। ठीक है, राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो था कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, एक और पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है कि किस अभिलेख में, क्योंकि हमें पता है अशोक को जो है अलग अलग नामों से जाना जाता था। ठीक है, देवानाम हो गया, देवानाम प्रियदर्शी हो गया, इन अलग अलग नामों से अशोक को जानते थे। तो एक क्वेश्चन आता है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिला है? तो ऐसे 2 अभिलेख रहे, मास्की और गुजरा अभिलेख। इन 2 अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिला है? अशोक ही मिलता है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, पुराणों की अगर बात करें तो पुराणों में अशोक को क्या कहा गया है? अशोक वर्धन कहा गया है। ठीक, फिर एक कलिंग का आक्रमण हुआ। कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने। कब किया था? तो ये पूछा जाता है कि कब जो था अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था? तो 261 बीसी में। 69 बीसी में ये गद्दी पर बैठता है, तो लगभग 8 साल बाद जो है ये 261 बीसी में कलिंग पर ये आक्रमण करता है और कलिंग की जो राजधानी थी तोसली, उस पर क्या कर लेता है? अधिकार जो है कर लेता है। ठीक है, अशोक मैंने बताया बौद्ध धर्म को मानने लगा था। फिर एक क्वेश्चन आता है कि किस बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? तो ये था उपगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य को किसने दी थी दीक्षा? जैन धर्म की भद्रबाहु ने दी थी। तो दोनों पॉइंट जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके, ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए। देखिए, मस्की और गुजर अभिलेख में इनका नाम क्या मिला है? अशोक जो है मिला है। देवानाम प्रिय अशोक राजा। ठीक है, तो अशोक जो है इन दोनों में ही इनका मिला है। इनको देवानाम प्रिय के नाम से भी जो है जाना जाता था। इनमें जो है प्रॉपर अशोक नाम जो था मिला था मस्की और गुजर में। 269 बीसी में ये गद्दी पर बैठता है और 232 बीसी तक जो है इनका कार्यकाल रहता है। इनका जो प्रथम विवाह था वो महादेवी जो कि उज्जैन की राजकुमारी थी उनके साथ किया गया, जिनसे इन्हें 2 संतानें हुई। वो थे महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है, तो और इन्होंने जो है महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजा था? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। ठीक है, तो इसने इन्हें बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक ने फिर दूसरा विवाह कलिंग की राजकुमारी लारुवाकी से किया। लारुवाकी से इसका दूसरा पुत्र हुआ जिसे कुशाल के नाम से जानते हैं। कुशाल का पुत्र तथा अशोक का पुत्र दशरथ था, यानी कि कुशाल के पुत्र का नाम दशरथ था। ठीक है, चलिए 261 बीसी में कलिंग का युद्ध होता है और कलिंग युद्ध के समय कलिंग की राजधानी तोशाली थी, ये मैंने आपको बताया, उस पर जो था इन्होंने अधिकार कर लिया था। इस युद्ध का कारण जो था हाथी प्राप्ति था। उस समय कलिंग का जो शासक था वो था नंदराज, और इस बात की जानकारी हमें मिलती है हाथी गुम्फा अभिलेख से, जिसे खारवेल ने जो था लिखवाया था, और ये चेदी वंश का सबसे महान राजा हुआ करता था। खारवेल किसका था? चेदी वंश का महान राजा था। ठीक है, कलिंग युद्ध के बाद ही अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया, यानी कि अगर आप देखेंगे तो अशोक के अभिषेक के 8वें वर्ष में यानी कि 261 बीसी में जो है वो कलिंग पर युद्ध करता है। उसके बाद अभिषेक का जो 9वां वर्ष था, अभिषेक करने के बाद, अशोक का अभिषेक करने के बाद मीन्स 262 बीसी में क्या होता है? बौद्ध धर्म को जो है ग्रहण कर लेता है अशोक। उसके बाद अभिषेक के 10वें वर्ष बाद, यानी कि 261 नहीं 260, क्योंकि उल्टा चल रहा है ना, तो 259 बीसी में क्या होता है?
बौद्ध यात्रा पे जाते हैं। उसके बाद लुम्बिनी यात्रा आती है इनके अभिषेक के 20 वर्ष होने के बाद। ठीक है, तो ये याद रखिए। उसके बाद बौद्ध धर्म की शिक्षा मेगोलीपुतिस्म या उपगुप्त ने जो थी इनको दी थी। और अपने शासनकाल के 10वें वर्ष अशोक ने बोध गया की यात्रा की, बौद्ध यात्रा जो मैंने आपको बताया। और शासनकाल के 20वें वर्ष लुम्बिनी गया और लुम्बिनी को क्या कर दिया था, कर मुक्त कर दिया था। ठीक है, शासनकाल के 20वें वर्ष में गए थे लुम्बिनी यात्रा पर। ठीक, उसके बाद है जिस का उल्लेख हमें रुमनदेही अभिलेख से मिलता है, यानी कि ये जो हमने पढ़ा अभी सारी चीज़ें कि लुम्बिनी यात्रा पे गई है, ये हमें रुमनदेही अभिलेख से मिलता है। अशोक ने वितस्तता या झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक शहर की स्थापना भी जो थी की थी। तो ये देखिए अगेन इंपॉर्टेंट है। इसने अपने शासनकाल में पशु बलि को क्या कर दिया, यानी कि पशु की बलि देने पर रोक लगा दी थी, निषेध किया था। और भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का निर्माण कराने वाला यह प्रथम शासक था। अपने शासनकाल में अशोक ने सांची स्तूप तथा धार्मिक स्तूप जो है बनवाए थे। 251 BC में अशोक ने तीसरी बौद्ध महासंगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में करवाया, जिसमें इसने बौद्ध धर्म में तीसरा पिटक यानी कि अभिधम पिटक जो था जोड़ा था। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। ठीक है, जब हमने जैन धर्म बौद्ध धर्म किया था। अपने जीवन के अंतिम समय में अशोक ने बराबर की गुफाएं आजीविकों को दान में दे दी। ठीक है, ये बराबर की गुफाएं क्या हैं, देखिए अशोक ने जो है बराबर की पहाड़ियों पर 4 तरीके की गुफाओं का निर्माण करवाया था, करज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। ठीक है, तो ये जो चारों थी जो बराबर की पहाड़ियों पर गुफाएं थी, ये सारी जो थी इन्होंने दान में दे दी थी। ठीक है, इसके बाद इसका उत्तराधिकारी पुत्र कुशाल और फिर जो थे पुत्र दशरथ हुए। और मौर्य वंश का अंतिम शासक पूछा जाए तो वृद्धरथ था, जिसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने ही जो थी वृद्धरथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव जो थी डाली थी। ठीक है, तो ये पूरा हमारा क्या था, मौर्य वंश था। उसके बाद जो था कौन सा वंश आता है, शुंग वंश। ठीक है, और जिसकी स्थापना किसने की, पुष्यमित्र शुंग ने। तो वो हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले हम पढ़ते हैं अशोक के अभिलेखों के बारे में। ठीक है, अशोक के अभिलेख की बात करें तो ये भारत के सबसे पुराने अभिलेख है, जिन्हें खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में जो सफलता हासिल की सबसे पहले वो किसने की थी, जेम्स प्रिंसेप ने की थी 1837 में। ठीक है, 14 अभिलेख हुए, तो इसमें मेन दे रखे हैं, बाकी मैं आपको बता दूंगी। देखिए पहला अभिलेख कहता है, जो पहला शिलालेख है इसका, उसमें क्या कहा गया है कि संपूर्ण प्रजा मेरी संतान के समान है। पशु बलि पर प्रतिबंध व वन्य जीव पर संरक्षण जो था किया गया था। दूसरे में देखिए जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम, मानव एवं पशु चिकित्सक का उल्लेख किया गया है। तीसरा शिलालेख ब्राह्मणों को समायन एवं महामात्यों की नियुक्ति। 5वें शिलालेख में धर्मार्थों की नियुक्ति के बारे में बताया गया। 7वें शिलालेख में यह अशोक का सबसे लंबा शिलालेख था। मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण के बारे में बताया गया है, मतलब आत्म संयम और शुद्धता के बारे में इसमें बताया गया है। 11वें शिलालेख में अशोक के धर्म विजयों का वर्णन है। 13वें में कलिंग युद्ध का वर्णन है और 14वें शिलालेख में धार्मिक जीवन जीने की। तो स्पेशली जो क्वेश्चन आता है 13वें शिलालेख से आता है, तो कलिंग युद्ध का वर्णन जो है 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग विजय और धम्म विजय, इनका वर्णन। ठीक है, 11वें में जो धम्म की शिक्षा थी या धम्म की प्रशंसा या धम्म की का सहयोग करने वाले के बारे में ये मिलता है 11वें शिलालेख में। ठीक है, और 14वां इस अभिलेख में जो है अशोक ने पर्व जो संदेश हैं उनकी पुनरावृत्ति जो है की है। तो ये मेन जो है इसमें हो गई है। ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट है ना, एक ये जो धर्म महामात्र थे उनकी नियुक्ति के बारे में पता होना चाहिए किसमें है। धर्म महामात्र कौन होते थे, धर्म महामात्र किसको कहा गया था, वो अधिकारी थे धर्म महामात्र जो जनता में धर्म के प्रति रुचि पैदा करता था। ठीक है, धर्म की जो स्थापना थी किसने की थी, अशोक ने की थी। फिर वो जो अधिकारी जो धर्म के लिए रुचि उत्पन्न करते थे, पैदा करते थे अधिकारी, उनको क्या कहा गया था, धम्म महामात्र जो था उनको कहा गया था। ठीक है, तो कुछ और टर्म्स आई हैं इसमें से, वो भी बताती हूँ मैं आपको। चलिए फिलहाल देखिए 7 स्तंभ लेख हैं अशोक के। सबसे पहले है टोपरा स्तंभ, ये अंबाड़ा से प्राप्त हुआ और वर्तमान में फिरोजशाह दिल्ली में है। मेरठ स्तंभ, ये मेरठ से प्राप्त हुआ और वर्तमान में ये दिल्ली में है। इलाहाबाद स्तंभ, ये कौशंबी से प्राप्त हुआ और वर्तमान में इलाहाबाद, ये 3 शासकों में विभाजित था, अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर। सांची स्तूप, यह अब नष्ट हो चुका है। सारनाथ स्तूप, इसी स्तंभ से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। फिर है लोरियानंदगढ़ स्तंभ, ये बिहार के चंपारण से जो है प्राप्त हुआ है।
और रामपुरवा स्तंभ यह भी चंपारण से प्राप्त हुआ, वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में जो है इसको रखा गया है। ठीक है, तो ये अशोक के स्तंभ थे लेख। तो ये लोरियानंदगढ़ और रामपुरवा स्तंभ दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों जो है कहाँ पे हैं, चंपारण जिले में है। ठीक है, बाकी सभी को पता ही है, सारनाथ स्तूप से लिया गया है, सांची स्तूप नष्ट हो चुका है, इलाहाबाद स्तंभ ये है, मेरठ स्तंभ, टोपरा स्तंभ, ये 7 स्तंभ अभिलेख जो है अशोक के हैं। ठीक, ओके। उसके बाद आता है मौर्यत्र काल, जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, शुग वंश के बारे में। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले वही जो है आता है। तो मौर्यत्र काल में वंश देखिए कौन कौन से हुए। अगर मैं मौर्यत्र काल को डिवाइड करूं, मींस मौर्य काल के बाद जो वंश आए छोटे छोटे, तो उनको 2 उसमें भाग कर सकते हैं आप। एक थे देशी उत्तराधिकारी और दूसरे थे विदेशी उत्तराधिकारी। देशी उत्तराधिकारी में सबसे पहले नाम आता है शुग वंश का। ठीक है, शुग वंश कह लीजिए। सेकंड आता है कण्व वंश। तीसरा जो वंश आया वो आया आंध्र सातवाहन वंश, आंध्र सातवाहन वंश। और चौथा जो आया वो आया वाकाटक वंश। ठीक है, विदेशी में फिर हमारे वही थे हिंद यमन हो गए, शक हो गए, कुषाण हो गए, ये विदेशी उत्तराधिकारी थे। तो बस यही और हमें मौर्यत्र काल में पढ़ना है। सबसे पहले अगर मैं शुग वंश की बात करूं तो शुग वंश में टोटल 10 जो हैं शासक हुए हैं। स्थापना पुष्यमित्र, आपको 10 के 10 नहीं देखने हैं, पुष्यमित्र संघ ने की थी। और इनके जो आखिरी शुग वंश के जो आखिरी जो भी क्या बोलेंगे उन्हें, आखिरी राजा हुए, ठीक है, वो कौन हुए, देवभूति हुए। बस ये 2 नाम आप याद रखिए। इनके बीच में एक वसुमित्र आता है, पुष्यमित्र सुंग का बेटा था अग्निमित्र, वो है। ठीक, तो वो थोड़ा सा आगे हम पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं। ओके, मौर्यत्र काल शुग वंश से हम बात कर रहे हैं। तो पुष्यमित्र सुंग को जो है माना गया है इस वंश का संस्थापक। पुष्यमित्र सुंग ने जो अंतिम मौर्य शासक हुए वृहद्रथ, उनकी हत्या करके जो थी पुष्यमित्र सुंग ने जो थे मगध पर जो था शासन किया था और सुग वंश की स्थापना जो थी की थी। ठीक है, ये कट्टर जो था ब्राह्मणवादी था। इसने कई जो बौद्ध विहार थे उनको नष्ट किया, भिक्षुओं की हत्या की। और बरहूत स्तूप, एक क्वेश्चन आता है, बरहूत स्तूप किसने बनवाया था, तो ये पुष्यमित्र सुंग ने बनाया था। ये जैन बौद्ध धर्म के जो था खिलाफ था, ये याद रखिए। देखिए, इसे भारत का प्रथम ब्राह्मण वंश जो है माना जाता है। मैंने आपको बोला कट्टर ब्राह्मण था ये, इसके फाउंडर थे पुष्यमित्र सुंग। इसने भारत में बौद्ध धर्म का विनाशक कहा जाता है, क्योंकि इसने अशोक द्वारा निर्मित 54,000 स्तूपों को नष्ट करवाया था। संस्कृत भाषा का सर्वाधिक विकास इसी के शासनकाल में हुआ था और इसने 2 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन करवाया जो पतंजलि के द्वारा किए गए। महाभाष्य की रचना में संस्कृत व्याकरण योग की शुरुआत जो थी की थी। इसने अपनी राजधानी कहाँ पर बसाई, विदिशा एमपी में को जो था बनाया था। इसके उत्तराधिकारी इसका पुत्र अग्निमित्र जो था सुंग हुआ। इसकी जानकारी हमें मालविका अग्निमित्रम, जिससे कालिदास ने लिखा है, वहां से मिलती है। इसने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया और इसी ने सांची के स्तूप की मरम्मत करवाई। किसने, अग्निमित्र सुंग ने। और इस वंश का जो अंतिम शासक हुआ वो हुआ देवभूति। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज याद रखिए, पुष्यमित्र सुंग जो था ये जो खारवेल कलिंग नरेश, कलिंग के राजा पूछा जाता है ना कई बार, तो कलिंग नरेश थे खारवेल, उनसे जो है ये पराजित हुआ था पुष्यमित्र सुंग, जिसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है ये पूछा जा सकता है। तो ये जानकारी हमें हाथी गुम्फ वाले अभिलेख से मिलते हैं। ठीक है, शुग वंश का अंतिम शासक हमने पढ़ लिया। देवभूति हुआ था, उसके सचिव हुए हैं, देवभूति के सचिव थे वासुदेव। इन्होंने इसकी हत्या कर दी थी देवभूति की 75 ईसा पूर्व में। 75 ईसा पूर्व में इसने देवभूति की हत्या की और कण्व वंश की नींव डाली थी। किसने, वासुदेव ने। और जिसकी जानकारी हमें मिलती है कहाँ से, हर्ष चरित्र से मिलती है। बाणभट्ट के हर्ष चरित्र से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक, तो अभी आता है कण्व वंश। ये था वासुदेव, फाउंडर वासुदेव। इसके पुत्र हुए सुशर्मा 72 BC से 28 BC। ठीक है, 4 शासक हुए इसमें मेनली। सबसे पहला वासुदेव था,
भूमिमित्र था, फिर नारायण था और सबसे लास्ट में था सुशर्मा। अंतिम कर्ण शासक सुशर्मा की हत्या जो थी 30 ईसा पूर्व या 28 ईसा पूर्व कह लीजिए, किसने की थी? सिमुक ने कर दी थी। और उसके बाद एक नए राजवंश आंध्र सातवाहन वंश की नींव जो थी रखी थी। ठीक है, ये फाउंडर सिमुक ही है, देख लें यहाँ पे। ठीक, देखिए सेंट्रल प्रतिष्ठान महाराष्ट्र, ओके, मतलब इसकी वो बताया गया है कैपिटल कौन सी थी, तो जो प्रतिष्ठान थी वो इसकी कैपिटल थी। फाउंडर इसके सिमुक थे, आंध्र सातवाहन के। ठीक, इसका जो है इस वंश का जो प्रथम क्या कहते हैं, प्रथम जो सही राजा हुआ, ग्रेट रूलर जो हुआ इस डायनेस्टी का, वो था सातकर्णी प्रथम। सातकर्णी प्रथम में प्रथम को पुराणों में कृष्ण का पुत्र जो है कहा गया है। किसका पुत्र? कृष्ण का पुत्र कहा गया है। इसने जो थे सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और 1 यराजु यज्ञ जो था करवाया था। ठीक है, उसके बाद सेकंड ग्रेट रूलर ऑफ दिस डिनेस्टी ये था गथा सुपथस्थी। तो ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, सेकंड ग्रेट रूलर नहीं, हाल ने जो थे एक बुक लिखी थी और ये सातकर्णी प्रथम के उसमें हुआ था, साहित्यकार थे हॉल। इन्होंने गाथा सप्तशती नामक एक मुक्त काव्य की रचना जो थी इसके शासनकाल में की थी सातकर्णी प्रथम के। इस वंश का जो सबसे महान राजा हुआ वो हुआ गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, और गौतमी पुत्र सातकर्णी ने जो थी वेणकटक की उपाधि जो थी धारण की थी और इसी ने जो है भारत में शीशे के सिक्के चलवाने वाले यह प्रथम शासक थे। इसने ब्राह्मणों को भूमियां दान में देने की शुरुआत की। इसी ने नाम से पहले माता का नाम लिखाने की प्रथा जो थी चलाई थी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, और गौतमी पुत्र सातकर्णी की विजयों की जो जानकारी है वो कहाँ से प्राप्त होती है? नासिक अभिलेख से प्राप्त होती है। ये भारत का तीसरा चक्रवर्ती राजा था। इसका उत्तराधिकारी, इसका पुत्र जो इस वंश का अंतिम महान शासक था, जिसे किस नाम से जाना जाता है? वशिष्ठ पुत्र पुलवामी। ठीक है, वशिष्ठ पुत्र जो है पुलवामी कहा जाता है और इसे जो है वशिष्ठ पुत्र पुलवामी को प्रथम आंध्र सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। अगली लाइन यही है, इसे प्रथम आंध्र सम्राट कहा जाता है क्योंकि इसने दक्षिण में आक्रमण करके आंध्र क्षेत्र पर अधिकार किया था। इस वंश का अंतिम जो शासक होता है वो होता है पुलामवी तृतीय। ठीक है, पुलवामी तृतीय हुआ, हाँ ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आता है ओके, वाकाटक रह गया इसमें, एक मिनट, वाकाटक वंश रह गया है। तो वाकाटक वंश में अलग अलग थे, जैसे विंध्य शक्ति था, विंध्य शक्ति वंश का जो संस्थापक था विंध्य शक्ति था। इसके अलावा प्रवरसेन द्वितीय था जिसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जो था कालिदास को भेजा था। चेदी वंश था। ठीक है, चेदी वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए तो महामेघवाहन था। और इस वंश का जो सबसे महान शासक हुआ वो कौन था? महामेघवाहन के पुत्र थे खारवेल। बस तो यही थे, वाकाटक में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो हम बात कर रहे थे मौर्य काल के विदेशी आक्रमण की, तो वो थे इंडो ग्रीक, सबसे पहले हिंद यूनानी जो मैंने आपको बताया था। ओरिजिन ग्रीक और फाउंडर थे इसके डेमेट्रियस प्रथम। कैपिटल थी शक जो सिंध में थी। ठीक है, शक वंश जो था वो इन्हीं के उस पर जो था आया था। ठीक है, शक वंश का जो ओरिजिन माना जाता है वो सेंट्रल एशिया को माना जाता है। भारत में शक वंश की 5 शाखाएं थी, कश्मीर, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, दक्कन। ओके, शक वंश का जो सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ वो कौन रहा? रुद्रदमन रहा, रुद्रदामन। ओके, जूनागढ़ का जो अभिलेख है वो किसने लिखवाया था? रुद्रदामन ने ही लिखवाया था। ठीक, लास्ट जो रूलर थे इसके शक वंश के वो थे रुद्रसेन तृतीय, जिसकी हत्या चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो थी की थी और भारत से शक वंश का जो था अंत किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि गुप्त वंश की बात हो रही है और वहां से फिर शक वंश का जो था अंत हो गया था। इसके अलावा एक और रहा कुषाण वंश। कुषाण वंश, कुषाण वंश का जो ओरिजिन है वो है वेस्टर्न चाइना। इस वंश का जो सबसे महान राजा हुआ वो कौन हुआ? वो हुआ कनिष्क।
इसने जो था कुषाणों ने शक वंश का अंत कहाँ से किया था? कश्मीर से, यानी कि कश्मीर में जो शक वंश था वहाँ पर समाप्त कर दिया था कुषाणों ने। और 78 एडी का जो शक संवत था वो किसने चलाया था? कनिष्क ने ही चलाया था। ठीक है, याद रखिए। इसके अलावा कनिष्क के शासनकाल में क्या हुई थी? चौथी जो बौद्ध की महासंगीति थी उसका आयोजन भी कहाँ पर किया गया था? कश्मीर में ही किया गया था। ठीक है, तो चौथी बौद्ध महासंगीति कश्मीर में हुई थी। और बौद्ध धर्म जो था इसी चौथी महासंगीति में क्या होता? 2 भागों में बट गया था। कौन कौन से? हीनयान और महायान में। ठीक है, और कुषाणों में अगर बात करूं तो कनिष्क ऐसा पहला राजा था, पहला शासक था जिसने शुद्ध सोने के सिक्कों का प्रचलन जो था करवाया था। इसके अलावा इसने सोने के सिक्कों पर तिथि और शासकों के नाम छपवाने की प्रथा भी जो थी कनिष्क ने ही शुरू की थी। ठीक है, तो बस ये चीज़ें इसमें याद रखिए। चलिए अभी हम क्वेश्चंस पे आते हैं और कुछ और पॉइंट्स अगर इंपॉर्टेंट बचते हैं तो वो कवर करते हैं। लेकिन क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर निम्नलिखित में से कौन बैठा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर उनका बेटा बिंदुसार बैठा था, तो ऑप्शन सी बिंदुसार हो जाएगा। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था। 305 ईसा पूर्व में जो था यूनानी शासक थे कौन? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध हुआ था। उसके बाद एक संधि हुई जिसके तहत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किया और 4 जो प्रांत थे एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपेमिसदाई, इन क्षेत्रों को किसको दे दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था। ठीक है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन कौन सा होगा? अशोक के अधीन मौर्य में पूछा है तो वो था केंद्रीकृत आधिपत्य, एकाधिपत्य, तो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलिंग युद्ध जो हुआ था उस घटना से जो था आया था। ठीक है, तो यहाँ पर कलिंग युद्ध जो है यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था पूछा था? तो इनमें से सॉरी अजातशत्रु हो जाएगा क्योंकि ये किससे था? हर्यक वंश जो आया था बिल्कुल शुरू में वहाँ से, तो अजातशत्रु। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश पूछा इनमें से कौन है? मौर्य, गुप्त, कुषाण और कण्व। देखिए पहले मौर्य आया, ठीक है, कण्व और कुषाण तो ये बाद में आए थे। ठीक है, कण्व हो गया या मौर्य के बाद शक वंश आया था, फिर कण्व आए, फिर आंध्र सातवाहन आए, वाकाटक आए। ठीक है, और गुप्त फिर इन सबसे बाद में। तो यहाँ पे मौर्य जो है सबसे प्राचीन राजवंश हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? तो ये है मौर्य राजा अशोक। मौर्य सम्राट अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें देवानाम प्रियदर्शी इन उपाधियों से जो है इनको बुलाया गया है। लेकिन मास्की और गुज्जर अभिलेखों में इनका नाम अशोक मिलता है और पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। ठीक, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया है? रूपांतरण को दर्ज किया है। रूपांतरण यानी कि जो उनका हृदय परिवर्तन हुआ तो वो कलिंग युद्ध में हुआ था। तो कलिंग का जो आक्रमण था किस में था? अभिलेख 13 में था, जो शिलालेख थी, सॉरी रॉक एडिक्ट है ना, शिलालेख 13 में था। तो 13 कौन सा है यहाँ पे? ये वाला हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? इनमें से जो सबसे पहले आए थे वो थे मैग्स्थनीज। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? मैग्स्थनीज हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था? राइट आंसर मैग्स्थनीज। इंडिका किसने लिखी? मैग्स्थनीज ने लिखी थे। निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? तो वो थी कुरुवाकी। ठीक है, कुरुवाकी थी जो जिससे अशोक बहुत प्रभावित हुआ था। और अशोक की यही एकमात्र पत्नी थी जिसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? कौशंबी स्तंभ अभिलेख में मिलता है कुरुवाकी के बारे में। ठीक है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो उपगुप्त। ठीक है, उपगुप्त हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ?
नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन, तो ये हुआ था अशोक के टाइम पे। ठीक है, और ये किस स्तंभ लेख से पता चलता है? निगाली सागर का जो स्तंभ लेख है उससे ये जानकारी जो है मिलती है। अशोक के अपने राज्याभिषेक का जो 12वां साल था उस वक्त निगाली सागर आया और उसी स्तूप से ये पता चलता है कि नेपाल में बौद्ध धर्म को अपनाया गया। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो तक्षशिला विद्या केंद्र से जो थे वो संबंधित थे, फर्स्ट ऑप्शन। कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो 261 बीसी में, 269 बीसी में जो है उनका क्या होता है, अभिषेक हुआ था। ठीक है, 8वें साल बाद 261 बीसी में कलिंग युद्ध आक्रमण हुआ था और ये 13वें अभिलेख में मिलता है कलिंग युद्ध के बारे में। अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? तो शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश में। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो वो था तक्षशिला। ठीक है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत भाषा का प्रयोग किया है? तो अर्धमागधी का किया है। अशोक के अभिलेखों में जो पढ़ने की सफलता थी वो सबसे पहले 1837 में किसको मिली थी? जेम्स प्रिंसेप को मिली थी। और राजा अशोक ने ही सबसे पहले जो था इन शिलालेखों का प्रचलन जो था प्रारंभ किया था। और ये जो शिलालेख थे इनमें अलग अलग लिपि का प्रयोग हुआ, जैसे ब्राह्मी है, ख्रोष्टी है, ग्रीक है, अरमाइक लिपि है, इन सब का यूज हुआ। ठीक है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है? 7 है। और अधिकांश अभिलेख किस में है? अर्धमागधी यानी कि प्राकृत जो भाषा है, अर्धमागधी प्राकृत का प्रयोग जो है किया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही रहेगा। ठीक, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना की थी कौटिल्य ने, बी ऑप्शन। निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था, यानी कि पढ़ने में सफलता कब हासिल हुई थी? 1837 जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, लेकिन सबसे पहले अगर पूछा जाए कि खोजा किसने था तो 1750 में टिफेन थेलर महोदय द्वारा जो था इनको खोजा गया था। ठीक है, टिफेन थेलर महोदय के द्वारा खोजा गया, लेकिन पढ़ने में सफलता जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 में हासिल की गई थी, मतलब सफलता मिली थी इन्हें। ठीक, राजतंत्र के बारे में किस ग्रंथ में विवेचन उपलब्ध है? राजतंत्र के बारे में किस में बताया गया है? अर्थशास्त्र में बताया गया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद को संरक्षण प्रदान किया गया था? तृतीय बौद्ध परिषद किसके टाइम पे हुई थी? अशोक के टाइम पे हुई थी। कनिष्क के टाइम पे चौथी हुई थी। ठीक है, चौथी जो सभा थी वो हुई थी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां पर भेजा था? तक्षशिला में। ठीक है, तक्षशिला में भेजा था। चलिए अगला देखिए, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? मौर्य वंश का अंतिम राजा था वृद्धरथ। वृद्धरथ की हत्या की थी उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने, तो शुंग वंश की नींव जो थी डाली थी, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मौर्यत्र काल आता है उसके बाद। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? तो कनिष्क ने किया था, 78 ईस्वी। ठीक है, ये कनिष्क का राज्यारोहण जो है माना जाता है। मिलिंद पन्नाहो क्या है? मिलिंद पन्नाहो ये बुद्ध का एक नाम है, या कह लीजिए बौद्ध पाठ या ग्रंथ है जो बौद्ध पाठ आएगा, बुद्ध का नाम नहीं, बौद्ध पाठ है जो इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। मिलिंद पन्नाहो। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? तो ये आरंभ करवाया था किसने? कनिष्क ने, सिल्क मार्ग। ठीक है, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो नागार्जुन था, अश्वघोष था और वसुमित्र थे। ठीक है, ये सारे जो थे कुषाण के शासनकाल में थे। अश्वघोष जो थे ये कनिष्क के क्या थे? राजकवि थे। ठीक है, और चौथी जो बौद्ध संगीति की अध्यक्षता थी वो किसने की थी? वसुमित्र ने। किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया था? नागार्जुन ने किया था। तो तीनों ये कनिष्क के समकालीन थे। ठीक, भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो ये यूनानियों ने किया था। देखिए, संस्कृत नाटकों में अगर हम बात करें तो पर्दे के लिए कौन सा शब्द आता है? यवनिका शब्द आता है, जो यूनानी भाषा से लिया गया है। और भारतीय रंगमंच में यवनिका का जो शुभारंभ था वो किसने किया था? यूनानियों ने।
किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? द्वितीय अशोक कहा जाता है कनिष्क को। ठीक। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक राज चिकित्सक थे कनिष्क के। ठीक है, चलिए ओके। और चरक को ही क्या कहा जाता है? चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। चरक संहिता की रचना भी किसने की? चरक ने की। गांधार कला किस कला में विकसित हुई थी? गांधार कला विकसित हुई थी कुषाण काल में। ठीक। कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला विद्यालय को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है गांधार कला के नाम से। यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त है? तो गांधार हो जाएगा। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए थे? तो ये हुए थे 78 ईस्वी में, जो शक संवत का प्रारंभ माना जाता है। शक संवत किसने और कब शुरू किया था? तो ये कनिष्क ने किया था 78 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो सबसे अधिक विकास क्षेत्र हुआ था कला के क्षेत्र में। और कला की दो शैलियां थी, मथुरा कला और गांधार कला। इन दो कला का विकास हुआ था कुषाण काल में। कनिष्क की राजधानी अगर पूछी जाए तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। ठीक है। पाकिस्तान का जो पेशावर जिला है उसी को जो है पुराने समय में किस नाम से जानते थे? पुरुषपुर के नाम से जाना जाता था। और कुषाण शासक कनिष्क ने इस नगर की स्थापना की थी और यहीं पर अपनी राजधानी जो थी बसाई थी, पुरुषपुर। अभी आपसे पूछा जा सकता है कि पुरुषपुर को अभी किस नाम से जानते हैं? तो पाकिस्तान के पेशावर जिले का नाम है ये। लेखकों और पुस्तकों के जोड़े जो है यहाँ पे बनानी है। विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, देखिए कौटिल्य अर्थशास्त्र, मैक्सनीज इंडिका, नागार्जुन, ध्रुव सामिनी। ओके, सही नहीं है बताना। देखिए विशाख दत्त की जो है वो मुद्रा राक्षस है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र भी सही है, मैक्सनीज की इंडिका भी है। नागा अर्जुन की जो है शून्यवाद है, ना कि ध्रुव सामिनी, जो मैंने आपको अभी पहले भी बताई थी। शून्यवाद का प्रतिपादन जो था ये किसने किया था? नागा अर्जुन ने किया था। ठीक है। ध्रुव सामिनी जो पुस्तक है वो किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद, ना कि नागार्जुन। ठीक। निम्नलिखित साहित्य कृतियों को उनके लेखकों के साथ जो है मिलान करना है, इसमें पूरा मिलान करना है। तो कवि राजमार्ग के लेखक कौन है? अमोघ वर्ष है, अमोघ वर्ष। आदि पुराण के लेखक कौन है? जिनसेन है। गणित सारास्मग्रह, इसके जो लेखक हैं वो है महावीरचार्य। और अमोघ वृद्धि के लेखक हैं सक्टायन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फर्स्ट का 3, सेकंड का 4, सी का 1 और डी का 2। ठीक है। किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है मथुरा संग्रहालय में। ठीक है। चलिए, ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार वर्ष के कितने महीनों के नाम रोम के सम्राटों के नाम पर रखे गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 महीनों के नाम। कौन कौन से? एक है जुलाई जो कि जूलियस सीजर के नाम पर है, और दूसरा है अगस्त जो कि अगस्टस के नाम पर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन आपको मिलेगा ये। ठीक, तो याद रखिएगा ये। निम्न के जोड़े बनाइए, विक्रम संवत, शक संवत, कलचुरी और गुप्त संवत। विक्रम संवत की जो शुरुआत मानी जाती है वो 58 BC से मानी जाती है, या 57 BC कह सकते हैं आप। ठीक है। शक संवत 78 AD हो जाएगा, एनो डोमिनी ईस्वी। कलचुरी संवत जो है ये 248 AD है, और गुप्त संवत 320 AD है, 320 या फिर 319। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन थे जो बौद्ध बन गया था? कौन बने थे? कनिष्क बने थे, तो ऑप्शन सी रहेगा। प्रारंभ में ये शैव थे लेकिन बाद में बौद्ध बन गया था। ईसा पूर्व 2वीं सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? तो चीनियों ने खोजा था कागज बनाने की कला को। ठीक। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? देखिए क्वेश्चन ये आया दोबारा से। तो पाकिस्तान के पेशावर जिले को जो है पुराने समय में पेशावर के नाम से जाना जाता था। और स्थापना किसने की? पुरुषपुर की। ये भी कुषाण शासक कनिष्क ने की थी। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? गांधार शैली भारत और यूनान शैली का है, तो भारत और ग्रीक शैली आ जाएगा। कला की गांधार शैली किसके शासनकाल में पनपी थी? तो ये कनिष्क के शासनकाल में पनपी थी। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का क्या नाम है? तो वो है गांधार
भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? तो शक संवत काल पर आधारित है, शक काल पर 78 ईस्वी पर। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार कौन थे? साहित्यकार पूछ रहे हैं ये, तो कौन थे? नागार्जुन थे और अश्वघोष था। ठीक है, ये दो प्रमुख हुए हैं, नागार्जुन और अश्वघोष। वसुमित्र भी ये कनिष्क के दरबार में थे, लेकिन वो साहित्यकार नहीं थे। ये तीनों हमने ऊपर पढ़े थे कि तीन जो थे ये कनिष्क के वो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ साहित्य की बात हो रही है, तो नागार्जुन और अश्वघोष हो जाएगा, वसुमित्र नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला देखिए। सातवाहन ने पहले स्थानीय अधिकारों के रूप में काम किया था, किसके अधीन? तो मौर्यों के अधीन किया था। ठीक है, सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी को। ठीक, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल था। राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महानतम शासक थे? तो कहाँ के थे ये? कलिंग के थे, तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? तो वो है तक्षशिला। ठीक है, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण तथा बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा जो थी आरंभ की थी? तो ये की थी सातवाहन वंश ने। ठीक, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? तो स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी कुषाणों ने। ओके, तो ये थे मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।